नमस्कार, मैं विजय बिश्नोई श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और हम मेवाड़ की सीरीज पढ़ रहे थे और मेवाड़ की सीरीज में हमने जेतर सिंह तक हम बात कर चुके हैं और उससे आगे हम पढ़ेंगे। आज अगली कड़ी में हम पढ़ते हैं समर सिंह। अगली कड़ी में हम क्या पढ़ते हैं? समर सिंह। देखिएगा, समर सिंह जो मेवाड़ का जो शासक है, इसके समकालीन अगर हम गतिविधियों की बात करेंगे कि भाई दिल्ली सल्तनत में इसके समय में क्या हो रहा था, तो वो दौर चल रहा था जिस समय अलाउद्दीन खिलजी सत्ता के अंदर आता है। अलाउद्दीन खिलजी के जो गुजरात अभियान है वो दौर चल रहा था। और एक समय ऐसा था जिस समय राजस्थान की जालोर की जो चौहानों की रियासत थी और उसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को जाने से मना किया अपने राज्य से। उसी समय इसने अलाउद्दीन खिलजी की जो शाही सेना थी, अलाउद्दीन खिलजी की जो शाही सेना थी, शाही सेना को, किसकी शाही सेना थी? अलाउद्दीन की। किसके थे भाई? तो अलाउद्दीन जो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना को इसने गुजरात अभियान के दौरान, गुजरात जो अभियान कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी, उसके दौरान इसने अपने राज्य से शाही दंड लेकर जाने दिया था। इसका मतलब है इसने शाही टैक्स लिया था अलाउद्दीन खिलजी से और अपने राज्य से अलाउद्दीन खिलजी यानी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना को इसने गुजरात अभियान तक जाने दिया था। ये इसके अपने राज्य की बातें थी। लेकिन इसके बाद के अगर हम देखेंगे, इसका जो लड़का है, उसके लड़कों में हम दो का इतिहास पढ़ते हैं। देखिएगा, एक का हम नाम पढ़ते हैं रावल रतन सिंह। एक का हम क्या नाम पढ़ते हैं? रावल रतन सिंह, यह ध्यान रखिएगा। और दूसरा है जिसका नाम आता है रावल कुंभकर्ण। दूसरे का नाम क्या था? रावल कुंभकर्ण। ये इसके दो पुत्र माने जाते हैं समर सिंह के। तो समर सिंह का जो इसके उत्तराधिकार के रूप में जो बनेगा, जो इसका उत्तराधिकारी बनेगा, वो रावल रतन सिंह ही बनने वाला है। इसका मतलब है कि समर सिंह के बाद में जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? वो बनेगा रावल रतन सिंह। लेकिन कुंभकर्ण को माना जाता है कि इसी कुंभकर्ण ने जो गुहिल वंश है, गुहिल वंश की नींव आधुनिक जो क्षेत्र नेपाल का पड़ता है, नेपाल के अंदर इसने गुहिल वंश की नींव डाली थी। तो यहां से इक्का दुक्का प्रश्न बनता है कि नेपाल के अंदर गुहिल वंश को स्थापित करने का श्रेय निम्नलिखित में किस शासक को जाता है? तो उसमें किसका नाम आएगा? कुंभकर्ण, रावल कुंभकर्ण। और ये रावल कुंभकर्ण है, ये किसका पुत्र माना जाता है? समर सिंह का। लेकिन अगली कड़ी में हम देखते हैं कि जो रावल रतन सिंह है, एक बहुत ही मेवाड़ का चर्चित शासक माना जाता है और बहुत ही छोटे शासनकाल का शासक भी हम इसको मानते हैं। एक महत्वपूर्ण शासक, लेकिन उसका कार्यकाल है बहुत छोटा था। उसको हम देखते हैं आगे, रावल रतन सिंह। तो सबसे बड़ी बात तो यही सीखनी है हमें कि जो रतन सिंह है या रावल रतन सिंह है, ये रावल शाखा का अंतिम राजा है। याद रखेंगे, ये रावल जो शाखा थी, जो रावल शाखा है, इसका क्या माना जाता है? ये अंतिम शासक माना जाता है, रावल शाखा का अंतिम शासक। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि रावल शाखा का मेवाड़ के अंदर अंतिम शासक कौन था? तो उसमें आपका नाम आएगा रतन सिंह। अगर रतन सिंह दो दिए हुए, प्रथम और सेकंड दिए हुए हैं, तो वहां आप रतन सिंह फर्स्ट करोगे। यहां मैं लिख भी देता हूं, रतन सिंह कौन सा है? ये प्रथम है। अगर इसके समय को देखेंगे तो 1 से लेकर लगभग 3 है और कहीं कहीं आपको मिलेगा 2 से 1302 से लेकर 3 तक भी मिल जाएगा, कोई अलग बात नहीं है। ध्यान रखिएगा, रावल रतन सिंह के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। रावल रतन सिंह के इतिहास को लेकर हीराचंद ओझा है, गोपीनाथ शर्मा है, दशरथ शर्मा है, तमाम ऐसे, या डॉक्टर कानूनगो है, ये तमाम जो बड़े लोग हैं, इतिहासकार है, या कर्नल जेम्स टोड का नाम भी इसमें शामिल होता है। तो ये ऐसे लोग हैं जो रावल रतन सिंह के इतिहास को लेकर भ्रांतियों में रहते हैं। और हीराचंद ओझा ने कई चीजों को नकार दिया। रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, उसमें वो काल्पनिक दर्शा देते हैं, तो ये उनका एक अलग विषय है। लेकिन अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से किन चीजों को ध्यान में रखना है और कहां से हमसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, सबसे पहला बात आपको यही ध्यान रखनी है कि अगर हम रावल रतन सिंह को पढ़ते हैं तो हमें दिल्ली सल्तनत को नहीं भूलना चाहिए। हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे तो हम मेवाड़ में रावल रतन सिंह का इतिहास पढ़ेंगे। और हम जानते हैं रावल रतन सिंह 14वीं शताब्दी के प्रथम दशक का राजा है और एक महत्वपूर्ण कड़ी के अंदर हम इसको शामिल करते हैं और एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत कम प्रश्न बनते हैं रावल रतन सिंह से, यह भी आपको जानना चाहिए।
अब यहां देखिएगा दूसरी कड़ी में हम देखते हैं दिल्ली की तरफ कि भाई इस समय जो दिल्ली है और दिल्ली के अंदर सरकार चलती है सुल्तानों की, और इस समय सुल्तान कौन है? जिसका नाम है अलाउद्दीन। उसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जिसने ही अपने ही जो चाचा थे या अपना जो ससुर था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की 1296 में हत्या कर ये शासक बना था। एक नंबर का फ्रॉड शासक हम कह सकते हैं, धोखेबाज शासक के रूप में हम जानते हैं, चरित्रहीन शासक के रूप में जानते हैं। लेकिन ये बात एक तरफ कर दें तो दूसरी तरफ बहुत महत्वपूर्ण सुधारवादी शासक के रूप में भी इसकी पहचान की जाती है। एक दूरदर्शिता वाला शासक के रूप में अलाउद्दीन खिलजी की पहचान होती है, जिसने बाजार नियंत्रण जो पत्ती का सहारा लिया, घोड़ों को दागने की जो व्यवस्था बिठाई और सेना को जो स्थायी वेतन की जो परंपराएं है उनको शुरू करने का काम किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ये बहुत बड़े परिवर्तन के इसके क्या माने जाते हैं? कदम माने जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसके कूटनीति का अगर हम बात करेंगे तो उसमें कहीं न कहीं एक जो गलत भावना छिपी रहती थी, धोखा देना, धोखेबाज शासक के रूप में अगर कहीं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए अलाउद्दीन खिलजी को। तो लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो मैंने 2-3 कदम उठाए महत्वपूर्ण जिनकी सराहना की जाए अलाउद्दीन खिलजी की, वो हम उसकी बात कर चुके हैं। चलिएगा अलाउद्दीन खिलजी के अगर देखेंगे हम यहाँ पर अमीर खुसरो, इसका एक जो दरबारी कवि था अमीर खुसरो, ये भी 7-8 सुल्तानों के दरबार में रह चुके हैं। अमीर खुसरो बहुत जल्दी जल्दी सुल्तान बनने शुरू हुए थे। तो उस टाइम का अगर हम माने तो अमीर खुसरो रहा है जो बलबन की कड़ी से शुरू हो जाता है। तो ये इसकी कहानी है। लेकिन साहब अब हम अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान तो मानते हैं, लेकिन इस समय हमारा मेवाड़ का शासक राव रतन सिंह अभी अभी सीट पर बैठा हुआ था और अभी अभी होने जा रही है इसके क्या? शादी। तो अब अपने चलते हैं इसके पारिवारिक जीवन की तरफ आप ध्यान देते हैं सबसे पहले। और आप सभी को यह जानना चाहिए कि इस समय इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? चित्तौड़गढ़ है। इस समय इसकी राजधानी कौन सी है? चित्तौड़गढ़ इस समय इसकी राजधानी मानी जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें यहाँ इसके सेनापतियों की बात हम करेंगे कि भाई रावल रतन सिंह के जो सेनापति है उनमें नाम क्या क्या आते हैं? उसमें नाम आता है गोरा, गोरा व बादल। क्या नाम आते हैं? गोरा व बादल। तो याद रखिएगा रावल रतन सिंह के जो सेनापति है उनका नाम क्या आता है? गोरा व बादल। तो गोरा का संबंध आगे हम जोड़ेंगे, बादल का संबंध अगर हम देखेंगे इनके पारिवारिक के अंदर तो रावल रतन सिंह ये पद्मिनी होगी जिसकी पत्नी होगी जिसका नाम होगा पद्मिनी। तो हम पद्मिनी के बारे में भी जिक्र करेंगे। तो ये भी हम देखेंगे कि वो पद्मिनी कौन है, कहां से आई है, कैसे आई है, या हमें इसकी जानकारी कहां कहां से मिलती है। तो इन तीन जो बिंदु हैं इन पर अपने क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, या उसके अकॉर्डिंग हम इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान दीजिएगा कि रावल शाखा का क्या मानते हैं? हम अंतिम शासक मानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। लेकिन आप मेरे कमेंट बॉक्स में प्रश्न डालिएगा या उसका उत्तर दीजिएगा कि भाई जो रावल शाखा का पहला राजा है उसका नाम क्या है? रावल शाखा का जो पहला शासक है उसका नाम क्या है? वो और किसका पुत्र था? वो किसका पुत्र था और कौन सी शताब्दी की वो बातें थी? तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जो उत्तर दे सकते हो। तो आगे चलिएगा, आगे चलते हैं। सेनापति की बात है यहाँ पर हमने की, गोरा व बादल किसके सेनापति? रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह इस समय कहाँ के शासक माने जाते हैं? चित्तौड़गढ़ के शासक माने जाते हैं, मेवाड़ के शासक माने जाते हैं। लेकिन साहब अगर हम रावल रतन सिंह को पढ़ेंगे तो हम अलाउद्दीन खिलजी के साथ में इसके संघर्ष की कहानी को हम पढ़ने वाले। लेकिन ऐसा क्यों होगा कि अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह आपस में लड़ेंगे? लड़ने के लिए कारण एक नहीं है, फिर भी एक कारण को ज्यादा महत्व दिया गया है। वो कारण है रानी पद्मिनी की सुंदरता होना। लेकिन इसके अलावा भी देखेंगे साम्राज्यवादी नीति का होना, यानी अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति का होना और साम्राज्यवाद को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा का होना और चित्तौड़गढ़ का सामरिक महत्व होना। इस प्रकार तमाम बहुत छोटे बड़े कारण हो सकते हैं। लेकिन उस सब में जिन इतिहासकारों ने उसको पॉइंट किया है कारण को, वो है रानी पद्मिनी की सुंदरता। वो कैसे? उन्हीं कहानी को अपने आगे देखते हैं। तो इसे सामान्य बातें हमने पढ़े थे कि रावल शाखा का जो अंतिम राजा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था रावल रतन सिंह। क्या नाम था भाई? रावल रतन सिंह। अब ध्यान दीजिएगा, रावल शाखा का अंतिम राजा रावल रतन सिंह। अब हम देखेंगे इसकी जानकारी कहां से मिलती है। इसकी जानकारी अपने को कहां से मिलती है? तो एक ग्रंथ आता है जिसका नाम आता है पद्मावत। क्या नाम है? पद्मावत। और एक ग्रंथ आता है जिसका नाम आता है खज़ाइनुल फुतूह। उसका नाम क्या आता है? खज़ाइनुल फुतूह। देखो ग्रंथ अपने को और भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये किसने लिखा था? यहां पर ये लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। यह ग्रंथ किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने यह ग्रंथ लिखा था। और जो दूसरा ग्रंथ है खज़ाइनुल फुतूह है तो ये लिखा था अमीर खुसरो ने। ये किसने लिखा था?
अमीर खुसरो ने, इनके अंदर अपने को जो जानकारियां मिलती हैं वो अलाउद्दीन खिलजी से लेकर हमें राव रतन सिंह तक की जानकारी इनके अंदर रहती है। ये इनके बारे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट व्यू मिलता है अपने को। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने तो पूरी कहानी को ही पलट दिया है। अब इसने क्या कहा था, इसने ये जो पद्मावत है इसमें एक रानी का उल्लेख करता है, और ये रानी किसकी है, रतन सिंह की, कि रावल रतन सिंह की एक रानी जिसका नाम है पद्मिनी, और पद्मिनी अति सुंदर रानी मानी जाती है, जिसका कोई तोड़ था नहीं राज्य के अंदर, दूर दूर तक चर्चा होती थी। अब इसका नाम क्या था, पूरा नाम था पद्मिनी। क्या नाम था भाई इसका, जो पद्मिनी नाम बताया जाता है, और ये थी सिंहल द्वीप की। कौन से द्वीप की थी ये, सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप कहां पड़ता था, श्रीलंका। वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो ये श्रीलंका क्षेत्र की बताई जाती है। माना जाता है कि श्रीलंका के अंदर एक राजा था जिसका नाम आता है गंधर्व सेन। उस राजा का नाम क्या आता है, गंधर्व सेन। तो ये गंधर्व सेन की पुत्री बताई जाती है। क्या बताई जाती है, ये गंधर्व सेन की पुत्री बताई जाती है। और इसकी जो माता थी पद्मिनी की, उसका नाम बताया जाता है चंपावती। चंपावती, तो ये इसकी क्या मानी जाती है, माता। रानी पद्मिनी की माता का नाम था चंपावती, और इसके जो पिता थे उसका नाम क्या था, गंधर्व सेन। कहां के शासक थे, सिंहल। आज का हमारा श्रीलंका क्षेत्र बताया जाता है। ठीक साहब, अब आगे कहानी में क्या मोड़ देता है, मलिक मोहम्मद जायसी अति सुंदर रानी बताने का प्रयास करता है, हर तरीके से उसको अलंकृत करने का प्रयास करता है। और इस कहानी के माध्यम से आप सब ये भी जानते होंगे कि यह 16वीं शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है, और यह शेरशाह सूरी के समकालीन व्यक्ति माना जाता है, और यह 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है। लेकिन घटना तो हम जानते हैं 14वीं शताब्दी के प्रथम दशक के अंदर ही घटित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इतिहासकार इस कहानी पर क्या है, सवाल खड़े भी करते हैं, वो उनकी एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आगे देखिएगा, इसमें आगे कहानी में हम देखते हैं रानी पद्मिनी का जिक्र आता है। बहुत ही सुंदर रानी है जिसका नाम पद्मिनी है, और इसका यह परिवार था। लेकिन इसी परिवार में एक तोता था। क्या था भाई, एक तोता था, और तोते का नाम क्या था, हीरामन था। तोते का नाम क्या था, हीरामन तोता था, और हूबहू बोलने वाला, मानव जैसे जो बोली भाषा में बोलने वाला था। और ये किसका पाला हुआ था, ये इस रानी पद्मिनी का पाला हुआ था। और एक बार बताया जाता है कि ये पिंजरा खुला रह जाता है, और ये पक्षी है वहां से उड़ जाता है, और धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है भारतीय क्षेत्र की तरफ, और सात समुद्र को पार करते हुए ये जिसमें अगर मैं राज्य की बात करूं तो उसमें आपका तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, गोवा, महाराष्ट्र, ये पार करते करते, मध्य प्रदेश पार करते करते राजस्थान में आ जाता है। और राजस्थान के दक्षिणतम जो जिले हैं उनमें एक झालावाड़ की बात होती है, और झालावाड़ में एक स्थान पड़ता है गागरोन। क्या पड़ता है, गागरोन। तो यहां पर ये आ जाता है, और यहां पर किसके द्वारा पकड़ लिया गया है, शिकारी के द्वारा, यानी शिकारी के द्वारा इसको कैद कर लिया गया है, और बाद में इसे बेच दिया गया शाही घराने में। कौन से घराने में, शाही घराने में। रावल रतन सिंह तक ये बात पहुंच जाती है, उसको खरीद लिया जाता है। और एक दिन की कहानी थी कि रावल रतन सिंह की जो अन्य रानियां थी वो सज संवर रही थी। इसी समय रावल रतन सिंह ने पूछा था कि इतनी सुंदर रानियां कहीं देखी है क्या, तो किसी ने कहा था या हीरामन था। हीरामन तोता ने कहा था कि इससे भी सुंदर रानी हमारी राजकुमारी है, उसका नाम है पद्मिनी। और इतना मतलब उसमें उस भाव को प्रकट कर लिया था, और इसी बातों बातों में प्यार हो जाता है किसको, रावल रतन सिंह को। रावल रतन सिंह मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार चल पड़ते हैं सिंहल द्वीप श्रीलंका, और वेश बदल दिया था। उस समय एक साधु का वेश बनाकर जब उनके जो बाग बगीचे उसके अंदर ये छिपे हुए बैठे थे और इंतजार कर रहे थे कि रानी 7 बजे आएगी और फूल तोड़ने के लिए आएगी, तब उनसे वार्तालाप करेंगे। लेकिन उसी दिन फूल तोड़ने वो नहीं है, उसके पिताजी आ गए। पिताजी ने पकड़ लिया किसको, इसको। और सर्विस हुई, पूरी सर्विस होने के बाद में इसने बताया कि मैं इस प्रकार से सिंहल द्वीप आया हूं, और इस प्रकार आपकी जो राजकुमारी उसकी मैंने प्रशंसा सुनी है, और इसीलिए मैं इस काम से ही यहाँ आया हूं। लेकिन अब अच्छा लगा था गंधर्व सेन को कि इतनी बात सुनकर ये यहाँ आ गया है, तो निश्चित रूप से इसके साथ में क्या कर देना चाहिए, विवाह कर देना चाहिए। और इसी बात की जानकारी आगे मेवाड़ तक चली जाती है कि अति सुंदर रानी आ रही है, वो सिंहल द्वीप श्रीलंका से आ रही है, और उसका स्वागत के लिए तैयारियां की गई थी। और उसके चर्चे दूर दूर तक चले गए थे, और दिल्ली भी अछूता नहीं था। और दिल्ली में इस समय कौन बैठा था, अलाउद्दीन खिलजी बैठा था। यह बात अलाउद्दीन खिलजी के कानों तक भी पहुंचने वाली थी, वो कहाँ कम था। आगे देखिएगा, अब ये आ जाते हैं, शादी हो जाती है साहब, ये आप पहुंच जाते हैं मेवाड़, आ जाते हैं।
और मेवाड़ इस समय रतन सिंह आ जाते हैं और रानी भी, जिसका नाम हम लेते हैं पद्मिनी, ये पहुंच जाते हैं और इसी घराने में आते हैं लोग दूर दूर से देखने के लिए, दर्शन करने की, झरोखा का दर्शन करने के लिए रानी का यहाँ आते हैं, सब लोग आते हैं और बहुत सुंदर रानी का दर्जा मिल जाता है कि ऐसी कोई रानी नहीं है इस राज्य या इस क्षेत्र के अंदर। लेकिन यहाँ इनका एक पुरोहित था, राव रतन सिंह का एक पुरोहित था और उस पुरोहित का नाम आता है राघव। उसका नाम क्या आता है? राघव चेतन नाम का एक इनका पुरोहित था, लेकिन ये ब्राह्मण था, ध्यान रखिएगा। और ये एक जादू टोना करने वाला व्यक्ति माना जाता है। रानी को देखा तो देखते ही क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया और रानी से इसने एक तरीके से संबंध बनाने की सोची थी। रानी पर मोहित हो जाता है राघव चेतन, तो जादू टोने इसने करने शुरू कर दिए। लेकिन ये बातें माना जाता है कि राव रतन सिंह तक पहुंच जाती है और राव रतन सिंह ने तुरंत प्रभाव से इसको दरबार में बुलाया। और आप जानते हो कि उस समय में जो मेवाड़ घराना हो चाहे अन्य घराना हो, उसमें पुरोहित का कितना बड़ा एक सम्मानित जो पद होता है, राजा के बाद में उसको दूसरा महत्वपूर्ण ओहदे पर समझना बैठा व्यक्ति माना जाता है। तो अब यहाँ पर राघव चेतन है, इसके वहां पर पूरे दरबार के अंदर बुलाया जाता है और यहाँ पर बेइज्जती हो जाती है और मृत्युदंड दे दिया जाता है राव रतन सिंह के द्वारा। लेकिन इसी बीच में बोल पड़ती है रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी ने कहा था कि हम किसी भी ब्राह्मण को मृत्युदंड देने का अधिकार किसी के पास में नहीं होता है, तो वो तो साक्षात ब्रह्मा की संतान होता है, इसीलिए मृत्युदंड से इसे बचाने में किस कहा था? रानी पद्मिनी। लेकिन राघव चेतन अपने इस जो अपमान हुआ इसका बदला लेना चाहता था। इसको राज्य निकाल दिया जाता है, राज्य से निकाल दिया जाता है और राज्य से निकलता चला जाता। एक ही बात सोच रहा था कि किस प्रकार से मैं राव रतन सिंह को सबक सिखाऊंगा, राव रतन सिंह के साम्राज्य को मिटाऊंगा। और यह चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास में, जो कहाँ का सुल्तान था? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी के पास में पहुंचा, इसने सारी की सारी बातें बताई अलाउद्दीन खिलजी को और अलाउद्दीन खिलजी बातों बातों में मोहित हो जाता है। उनकी बातों पर कहाँ रानी पद्मिनी से मिलने की इच्छा प्रकट करता है और इसी समय उसने शाही हरम में बुलाने का उसने एक फरमान भेजा था चित्तौड़गढ़ में। और यह बात समझ जाते हैं यहाँ हमारे राव रतन सिंह, लेकिन शाही हरम में नहीं उपस्थित होने की बात कहते हैं कौन? राव रतन सिंह। लेकिन उसके बाद में वो इससे मिलने के बहाने यहाँ आता है और एक कहानी बन जाती है कि राव रतन सिंह के इस राज्य के अंदर प्रवेश करता है। अलाउद्दीन खिलजी आता है और अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी के दर्शन करने के लिए आता है और रानी के दर्शन उसे दर्पण में करवाए जाते हैं। और जिस समय हम मेहमान को घर से बाहर छोड़ते हैं और उसी समय अलाउद्दीन खिलजी के जो निकृष्ट प्रवृत्ति के जो लोग थे उन्हें धक्का देकर राव रतन सिंह का क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। उसके बाद में डायरेक्ट कहां ले गए? दिल्ली ले गए थे। अब यहां पर रानी के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल था कि हम किस प्रकार से राजा को छुड़ा कर लाएंगे। लेकिन उसके लिए उसने एक बहुत बड़ी एक शर्त रख दी थी कि रानी है वो अपनी जो शाही जो बेगम है उनके साथ में हमारे शाही हरम में शामिल हो जाए, हम राजा को शायद सामान छोड़ देंगे। लेकिन इसी शर्त पर रानी किस प्रकार से आगे कदम उठाती है और वो रानी, अब ये रानी पद्मिनी 1600 जो अपनी राजपूत जो बेगम है उनके साथ में ये कहाँ जाती है? दिल्ली की तरफ प्रस्थान करती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन ये जो पालकियां होती थी 1600 पालकियों का यह जिक्र आता है और ये बलिदान की गाथा में भी 1600 यह महिलाओं की बलिदान की गाथा का भी जिक्र आता है। तो ये सजाई गई थी और उसने ये भी कहा था किसी प्रकार की कोई चेकिंग नहीं की जाएगी और ये जाती है। लेकिन यहाँ पर राजपूत योद्धाओं को बिठाकर इसके अंदर बिठा दिया जाता है पालकियों के अंदर और रानी स्वयं वहां पहुंचती है। और जिस प्रकार से जो छोड़ने का टाइम हुआ था राव रतन सिंह को, उसी समय शाही हरम में शामिल होने का समय था। किसका? रानी पद्मिनी का। लेकिन रानी पद्मिनी ने आग्रह किया था कि हम आखिरी बार किससे मिलना चाहते हैं? राव रतन सिंह से मिलना चाहते हैं। और फिर क्या होता है कि इसी समय आदेश था कि राव रतन सिंह के पास में पहुंचते ही राव रतन सिंह को बचा लिया जाएगा। और गोरा और बादल, आप मैंने पहले बताया था कि राव रतन सिंह के दो सेनापति थे जिनका नाम क्या है? गोरा बादल। और गोरा बादल के नेतृत्व में जो राजपूत टुकड़ियां थी वो टूट पड़ती हैं अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की जो शाही जो हरम था वहां अफरा तफरी का माहौल तक बन जाता है, क्योंकि उसी हरम में शामिल होने जा रही थी कौन? ये पालकियों में बैठी हुई जो महिला नहीं थे, ये तो राजपूत योद्धा थे। और राजपूत योद्धा टूट पड़ते हैं और तौबा तौबा करा देते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। और इंशाअल्लाह कहते हुए उसने पूरा आदेश दिया कि राजपूतों ने हमारे साथ में क्या किया है? धोखा किया है। वास्तव में आप सब देखा होगा कि राजपूतों ने धोखा नहीं किया था, धोखा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और इसी समय राव रतन सिंह और रानी पद्मिनी क्या है? निकल पड़ते हैं।
लेकिन इसी बीच में एक बात को और समझिएगा, अगर हम खजन उल फतह की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने घेराबंदी का भी समय बताया जाता है कि 8 माह तक उसने चित्तौड़गढ़ पर घेराबंदी की थी। फिर रावल रतन सिंह ने आगे चलकर आत्मसमर्पण कर लिया। मित्रों याद रखिएगा, ये कौन कहता है? खजन उल फतह कहता है, और वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था, वहां पर शहीद हुए थे। अब यहां पर देखिएगा तारीख बताई जाती है 28 जनवरी। कितनी तारीख थी? 28 जनवरी 1303 का समय। अलाउद्दीन खिलजी विशाल सेना के साथ में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के लिए उपस्थित होता है और उनका सामना करने के लिए कौन तैयार होंगे? रावल रतन सिंह और उसकी सेना। लेकिन आगे दूसरी कड़ी में हम देखते हैं कि ये उसको सफलता कब मिलेगी? अगस्त के महीने मिलेगी, 26 अगस्त 1303 ईस्वी के अंदर। 28 जनवरी को अलाउद्दीन खिलजी शाही सेना के साथ में चलता है और चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी करता है। और उसके बाद में 26 अगस्त 1303 ईस्वी को यहां पर बहुत बड़ा एक साका होता है। यहां पर क्या होता है? इतिहास के अंदर क्या होता है? यहां पर साका होता है। और इसी साके के समय यहां पर रावल रतन सिंह के नेतृत्व में, याद रखिएगा, यहां पर हमारा राजा कौन है? हमारा राजा है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के नेतृत्व में क्या होता है? कैसरिया होता है। और रानी थी पद्मिनी थी, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में क्या होता है? यहां पर जौहर होता है। और यहां पर हजारों की संख्या में राजपूत वीरांगनाओं ने यहां पर क्या किया था? जौहर किया था। और यह हजारों की संख्या में राजपूत सैनिक वो क्या हो जाते हैं? अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का अगर मलिक मोहम्मद जायसी ने कारण बताया था रानी पद्मिनी, तो वो रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए सब कुछ कर रहा था। लेकिन उसने देखा था रानी पद्मिनी जलकर क्या हो गई है? भस्म हो गई है, वो जीवन लीला समाप्त कर ली है। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी बड़ा क्षुब्ध होता है और उसने कत्लेआम का आदेश दिया था। और कुछ इतिहासकारों की माने तो लगभग 30,000 लोग उसने कत्लेआम करवाए थे। यह बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना मेवाड़ के इतिहास में जुड़ने जा रही थी और राजस्थान के इतिहास में यह दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी। तो यह भी ध्यान में रखिएगा कि मेवाड़ के इतिहास में जो साका होता है, मेवाड़ के इतिहास में इसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम साका बोलते हैं। रावल रतन सिंह के समय में होता है और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में यहाँ पर जो महिलाएं हैं, वीरांगनाएं हैं, उसने जौहर किया था। यहाँ गोरा और बादल है वो क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो चुका था और यहां पर तुर्कों का अधिकार हो गया है। याद रखिएगा, यहां पर 23 साल के लिए तुर्कों का अधिकार रहेगा। वो 23 साल किसे है, कहां से कहां तक मानेंगे हम? तो अब थोड़ी सी बात हम समझिएगा कि अब हमारा रावल रतन सिंह जिंदा नहीं रहा है, रानी पद्मिनी नहीं है, तो अलाउद्दीन खिलजी का मन यहां नहीं लगेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी अब यहां क्या क्या काम करने वाला है उनको समझ लीजिएगा। ये था हमारा चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग था। और इसी चित्तौड़गढ़ में आगे देखिएगा इसका नाम बदल दिया जाता है, इसका नाम खिजराबाद रख दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र खिज्र खां था, उसके नाम पर इसका क्या कर दिया गया? नामकरण चेंज कर दिया गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने गंभीरी नदी पर पुल बनाने का काम भी किया अपने स्वार्थ के लिए, वो भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, जो तलहट का जो क्षेत्र